अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं अजीज़ अहमद ख़ान हूँ और आपके लिए प्रोग्राम लाया हूँ आगही। ये प्रोग्राम मालूमात का एक दरीचा है। कानून से आशनाई के लिए ये प्रोग्राम एक मिसाल राह है। इस प्रोग्राम में मुल्क के नामवर कानूनदान राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कानूनी मसाइल के मुतालिक लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। नाज़रीन, कानून की दुनिया बड़ी वसी है। जब हम इस दुनिया में दाखिल होते हैं तो वहाँ हमें बेशुमार मनाजिर नज़र आते हैं। हम जो पहला मंजरनामा आपके सामने लाए हैं वो है उन मसाइल से मुतालिक जो एक मुलाजिम को सर्विस के दौरान दरपेश आते हैं। अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल ने राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि आप बुनियादी तौर पर पहले उन लोगों की राहबरी के लिए एक राह मुतय्यन करें जो दौरान सर्विस मुख्तलिफ दुश्वारियों का शिकार होते हैं और उन्हें कोई राह दिखाने वाला नहीं होता। राव साहब, मैं आपको अजीज़ नगर के प्रोग्राम आगही में हमेशा की तरह खुश आमदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए हैं, आपने हमारी हौसला अफजाई की है। थैंक यू वेरी मच। राव साहब, पहला सवाल मदीनतुल औलिया मुल्तान से है, हमारे अपने शहर से। नासिर पूछते हैं कि मैं एक सरकारी इदारे में मुलाजिम हूँ। मुझे बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पासपोर्ट सरकारी हैसियत की बजाय आम शहरी की हैसियत से बनवाऊँ। क्या ऐसा मुमकिन है और क्या इसमें कोई कानूनी कबाहत तो नहीं होगी? देखें जी, जो सिविल सर्वेंट है उसके लिए किसी भी सूरत अलाउ नहीं है कि वो प्राइवेटली तौर पर अपने तौर पर एक पासपोर्ट बनाए प्राइवेट सतह पर, क्योंकि उसको महकमे से एनओसी लेना होता है और कम्पिटेंट अथॉरिटी जब एनओसी देती है फिर ही वो पासपोर्ट बनवा सकता है। और जब जाएगा तो वीज़े के लिए जहाँ भी जाएगा तो उसको महकमे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ उनके लिए और उनकी सर्विस के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये उसके खिलाफ फिर END रूल 1973 एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1973 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा। और ये सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1964 की भी वायलेशन हो जाती है, उसके खिलाफ इसके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। फिर यह है कि पासपोर्ट एंड वीज़ा मैनुअल 1974 उसकी भी वायलेशन है। तो लिहाजा यह है कि उनको चाहिए कि वो इसे इज्तनाब करें और वो अपने आप को डिस्क्लोज करें, कंसील ना करें, अदरवाइज़ ये डिसऑनेस्टी हो जाएगी जी। और इसके अलावा जो है इनके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई होगी और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स होगी। जी राव साहब, आपने बड़े मुफीद अंदाज में, लोग इसको लाइटली लेते थे कि शायद ऐसा मुमकिन था, लेकिन आपने कानूनी ज़ाब्तों के मुतालिक उनको गाइड किया है और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साहिवाल से नासिर आपसे पूछना चाहते हैं कि मेरी एक डिपार्टमेंटल अपील थी जो टाइम बार हो चुकी है और इसकी वजह से वो खारिज कर दी गई है। अब मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि मैं सर्विस ट्रिब्यूनल चला जाऊँ, तो आप मुझे मेरी रहनुमाई करें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं सर्विस ट्रिब्यूनल जाऊँ? देखें जी, इस पे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का व्यू आ चुका है कि अपील बिफोर द डिपार्टमेंटल अथॉरिटी इफ इट इज़ बार्ड बाय टाइम, देन अपील बिफोर ट्रिब्यूनल वुड आल्सो बी डीम्ड एज बार्ड बाय टाइम। अगर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी के पास उनकी अपील टाइम बार्ड है तो जो ट्रिब्यूनल के पास भी वो अपील बार्ड बाय टाइम कंसीडर होगी। अलबत्ता ये है कि भी वो उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन गुजारे सेक्शन 5 की, और साथ उसमें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी व्यू आया हुआ है कि ईच एंड एवरी डे शुड आल्सो बी एक्सप्लेन्ड, कि उसमें ईच एंड एवरी डे दैट मस्ट बी एक्सप्लेन। तो लिहाजा ये है कि वो उसमें कोई प्लाजिबल रीजनिंग बताएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं तो हो सकता है कि उसको कंडोनेशन ऑफ डिले मिल जाए। राव साहब, बूरे वाला से
अफजाल साहब का एक क्वेश्चन है। वो कहते हैं मैं एक महकमे में मुलाजिम हूँ, मुझ पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है और इसकी वजह से मेरे ख़िलाफ़ महकमाना इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही मेरे महकमे ने मेरे ख़िलाफ़ एक फ़ौजदारी केस भी रजिस्टर्ड करवा दिया है जो ज़ेर समाअत है। अब बैक वक्त मुझे दो कॉर्नर्स से यानी दो महाजों पे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे महकमे का मेरे ख़िलाफ़ ये इक़दाम दुरुस्त है? देखें जी, इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं कि क्रिमिनल एज वेल एज डिसिप्लिनरी एक्शन बोथ प्रोसीडिंग्स आर डिफरेंट इन नेचर। ठीक है ना सर, बोथ कैन रन इक्वली साइड बाय साइड, क्योंकि उसके जो हैं पैरामीटर्स डिसिप्लिनरी एक्शंस के और हैं, क्रिमिनल के और हैं। करप्शन की मिस अप्रोप्रिएशन जो है वो उन्होंने की है इन पब्लिक मनी, तो लिहाजा कि एक तो डिपार्टमेंटल एक्शन तो हो रहा है उसका बतौर सिविल सर्वेंट या मुलाजम जो है बतौर एम्प्लॉई के डिपार्टमेंटल एक्शन होगा उस पर। सेकेंड ये है कि उसने जो क्रिमिनल बनता है ना करप्शन का मामला, तो लिहाजा ये कि उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराई गई। FIR के अगेंस्ट जो है जो मतलब उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, अगर सज़ा देनी होगी वो भी सज़ा मिलेगी। तो लेकिन एक वक्त में दोनों प्रोसीडिंग्स चल सकती। अच्छा, ये दोनों इक़दामात की बैक वक्त जारी रहने की जस्टिफिकेशन मौजूद है? जी जी, कानून इसकी इजाज़त देता है। नारोवाल से मोहम्मद याहिया का सवाल है कि पंजाब पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल ने मेरी महकमाना बरतरफी के ऑर्डर्स को मनसूख करते हुए मेरे महकमे को हिदायत की है कि वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी लॉन्च करे और मामलात का जायज़ा लें, लेकिन ये सारा इक़दाम 60 दिन के अंदर होना चाहिए। और उसके साथ ये भी हिदायत की है कि जो मेरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उन्हें इस इंक्वायरी के इक़दाम से मशरूत कर दिया है, उसके ताबे कर दिया गया है, और इससे मैं सख्त परेशान हूँ। मुझे बताइए कि क्या पंजाब पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल का ये जो ऑर्डर है ये कानून के मुताबिक है या नहीं? जो ये फैसला है ये इस सूरत में हुआ है जो मैं असेस कर रहा हूँ कि जो इनको मेजर पनिशमेंट अवार्ड हुई थी तो उसमें जो फुल एंड फेयर इंक्वायरी का होना लाजम था, वो मैंडेटरी थी। तो ये डिफेक्टिव इंक्वायरी हुई होगी, तो लिहाजा इसमें ऑनरेबल लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसको यही कंसीडर किया होगा कि भी इंक्वायरी जो है प्रॉपर नहीं हुई। तो लेकिन ये कि प्रॉपर इंक्वायरी ना होने की वजह से ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसके ऊपर चार्जेस गलत थे, ठीक है ना जी, लेकिन ये कि उसको दोबारा डिनोवो इंक्वायरी कहते हैं उसको, दोबारा एज ए फ्रेश इंक्वायरी करना। डिनोवो इंक्वायरी का ऑर्डर किया है कि भी वो इनको बहाल करके दोबारा इंक्वायरी करें, और 60 दिन का जो है स्टिपुलेटेड पीरियड जो उसको दे दिया गया कि 60 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करें। अब इसमें अगर वो साहब जो हैं इससे एग्रीव्ड हैं, इस ऑर्डर को वो समझते हों कि ये मुनासिब नहीं है, मुझे बहाल होना चाहिए था, तो वो 212 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में CPLA अपील फाइल करें, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करें वो 212 आर्टिकल के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो समझते हैं कि जी उनका ये दादरसी जो होनी चाहिए थी वो इसके मुताबिक नहीं हुई। तो लिहाजा ये कि अगर वो कहते हैं कि चलो कोई नहीं दोबारा इंक्वायरी हो जाए, ठीक है ना, बहाल होने के बाद अगर दोबारा इंक्वायरी हो जाती है तो उसमें सज़ा तखफीफ भी हो सकती है, सही, ठीक है ना, उसमें सज़ा दोबारा देखी जाएगी कि सज़ा में कोई कमी भी आ सकती है या सज़ा वही बरकरार रह सकती है। अगर वही सज़ा को सस्टेन करना होगा तो फिर तो दोबारा फिर इनको वही प्रोसेस में जाना पड़ेगा, अपील, डिपार्टमेंटल अपील, फिर वो सर्विस ट्रिब्यूनल के पास अपील में। तो लिहाजा ये कि अगर वो इससे एग्रीव्ड है सर्विस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से, जजमेंट से, तो वो 212 आर्टिकल के तहत अपील फाइल करे बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक 212 आर्टिकल है उसके तहत। तो दूसरी बात ये है कि अगर वो इसमें ये होगा, अगर वो डिनोवो वो नहीं जाते अपील में, तो जो डिनोवो इंक्वायरी होगी अगर 60 दिन के अंदर मुकम्मल नहीं होती और महकमा जो है
वो 60 दिन में अगर नामुकम्मल कर सका तो वो उसके लिए दोबारा ट्राइब्यूनल में उसकी पीरियड की एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त नहीं गुजार रहा, तो वो टाइम लैप्स कर गया, तो इनको फ़ायदा होगा। अच्छा, हाँ जी, इनको फ़ायदा होगा। अब ये कहा नहीं जा सकता, हो सकता है महकमा भी अपील में चला जाए। सही बात, क्योंकि महकमा भी इससे एग्रीव्ड है और वो भी इससे एग्रीव्ड है, तो हो सकता है महकमा भी जा सकता है अपील में। तो लिहाजा ये कि मुख्तलिफ सूरत हाल इसमें पैदा हो सकती है, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। दोनों के लिए चांसेस ओपन है। हाँ, ओपन है दोनों। महकमा भी ये भी जो है सर्विस ट्राइब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं 212 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और अगर दोनों नहीं जाते, महकमा भी कहता है चलो डिनोवो इंक्वायरी कर देते हैं, ये भी अगर इस चीज़ को समझते हैं चलो बहाल होकर डिनोवो इंक्वायरी हो जाए। अगर 60 दिन के अंदर वो कंप्लीशन नहीं होती इंक्वायरी और महकमा जो है उसकी एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड की एप्लीकेशन सीएम में नहीं गुजारता, तो फिर क्या होगा कि इनका राइट जो है वो अक्रीव हो जाएगा, जो इनकम्बेंट है, जो एम्प्लॉई है, तो लिहाजा कि महकमा अपना वेवर हो जाएगा। नाज़रीन, अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल का कानूनी मशवरों पर मबनी ये मुफीद प्रोग्राम सिर्फ मुल्क के तूल व अर्ज़ में नहीं देखा जाता, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाता है। लोग इसकी पजीराई कर रहे हैं। यही हमारा एक सिला है, अवार्ड है, जिसे हम बड़ी मोहब्बत के साथ अपने सीने से लगा के रखते हैं। प्रोग्रामों का ये सिलसिला जारी है और राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, वो बसीरतमंदाना अंदाज में हमारी रहनुमाई करते हैं। मुलाजिमीन उनसे क्वेश्चन करते रहते हैं। आप भी अगर मुलाजिम हैं और आपको कोई कानूनी दुश्वारी पेश है, तो हमारा ये प्रोग्राम और हमारा ये चैनल आपकी डिस्पोजल पे है। आप राव मोहम्मद इकबाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से अपना मसला पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक पर जाना है, आप रहेंगे मेरे साथ। वेलकम बैक। राव साहब, हैदराबाद से अल्लाह बख्श झाजरों का एक क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि मेरे महकमे ने किसी लफ्ज़ की पादाश में मुझे सस्पेंड कर दिया है। मैं इस वक्त सस्पेंड हूँ और मेरे खिलाफ महकमाना इंक्वायरी भी जारी है। इन द मीन वाइल मेरी एज 60 साल हो गई है, यानी इट इज़ एज ऑफ रिटायरमेंट। तो अब मुझे खदशा पैदा हुआ है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी एज ऑफ रिटायरमेंट अटेन होने की वजह से, इस इंक्वायरी की वजह से मेरे फाइनेंशियल बैक बेनिफिट्स वो तो मुतासर नहीं होंगे, मेरा इम्पैक्ट क्या बनेगा? देखा जी, फंडामेंटल रूल्स है 54A और सिविल सर्विस रूल्स CSR का आर्टिकल है 417। उसके तहत ये है कि वो जैसे सुपर एनुएशन को पहुंचकर रिटायर हो गए, इंक्वायरी जो थी वो कंक्लूड नहीं हुई और वो सस्पेंड चले गए। अब वो इंक्वायरी जो है वो अबेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं हुई ना। इंक्वायरी अबेट हो जाएगी। जो उनका दौरानिया है सस्पेंशन का, मुअत्तली का जो दौरानिया है, वो सस्पेंशन का जो पीरियड है वो उनका जो है ना एज ए ड्यूटी जो है ना काउंट होगा, ऑन ड्यूटी काउंट होगा। तो लिहाजा है कि उनको अब कोई मसला नहीं है और वो समझे कि वो अबेट हो गए, उनकी इंक्वायरी अब ख़त्म हो गई है और जो उनका सस्पेंशन का पीरियड है वो उनकी एज ए सर्विस जो है वो काउंट हो जाएगा। ये तो एक हौसला अफजा बात थी, आपने अच्छे अंदाज से उन्हें उसे एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन बैक बेनिफिट्स के बारे में बताइए कि इसका क्या इम्पैक्ट बनेगा? नहीं, वो उनको पेंशन बेनिफिट मिले हैं। पेंशन बेनिफिट्स जो होंगे उनको पूरे मिलेंगे, वो इस वजह से मुतासर नहीं होंगे। फुल जो उनका लियन बनता है, जो उनके फाइनेंशियल बेनिफिट या अपना फाइनेंशियल पेंशन बनती है, वो उनको एज इट इज़ मिलेगी। इस वजह से उनको कोई लॉस नहीं होगा। मेरे महकमे के डायरेक्टर जनरल ने मुझे
नौकरी से बरतरफ कर दिया है, जबकि मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो नहीं है। मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन HR है। इस बुनियाद पर मैंने महकमाना अपील की है, जिसमें इस नुक्ते को असास बनाया गया है, लेकिन ज़ायदुल मियाद होने की बिना पर मेरी इस अपील को कंसीडर नहीं किया गया। मैंने एक वकील से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर कोई कानूनी बेस नहीं रखता, इट इज़ वाइड ऑर्डर और इस पर लिमिटेशन का इतलाक नहीं होता। लेकिन फिर भी मुझे एक वसवसा है, खदशा है, मेरी रहनुमाई करें कि मुझे क्या करना चाहिए। देखें जी, 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तकरीबन 4 जजमेंट आई हैं इस हवाले से कि नो लिमिटेशन रन्स अगेंस्ट अ वाइड ऑर्डर इफ एनी ऑर्डर इज वाइड ऑर्डर इज इन फील्ड, देन एनी एग्रीव्ड पर्सन टू दैट ऑर्डर कैन गेट रिड ऑफ एट एनी टाइम। अच्छा, तो लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ, व्यू चेंज हो गया। अब ये हुआ है कि भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया है कि ईच एंड एवरी डे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, ईच एंड एवरी डे मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, तो अदरवाइज कंडोनेशन विल नॉट बी ग्रांटेड। तो लिहाजा ये है कि अब तो मुश्किल हो गया है वाइड ऑर्डर का जो हवाला दे रहे हैं ना। वाइड ऑर्डर की वजह से ये क्या है कि जी वो इन डीप स्लम्बर रहे इंसान और विजिलेंट ना रहे जी, और उसके बाद लैचीज में आ जाए मामला, तो लिहाजा ये कि अब ये मामला आ गया उनके लिए। खैर, उसके लिए आगे कंडोनेशन की दरख्वास्त दें अपनी और उसमें अपना किस फोरम पर दें? देखिए वो अब फ़ौरन तो देखना पड़ेगा ना कि उसका स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय का ना, सिविल सर्वेंट है या मास्टर एंड सर्वेंट है, ठीक है ना, तो क्या स्टेटस है, या वर्कमैन है, तो वो तो उसके मुताबिक होगा ना फोरम। हाँ जी। दानियाल इस्लामाबाद से पूछ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में मुलाजिम हूँ। बुनियादी तौर पर मैं एक फेडरल गवर्नमेंट इदारे में मुलाजिम था, लेकिन ये इदारा पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में जम कर दिया गया है। उस इदारे में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हासिल थी जो यहाँ ख़त्म कर दी गई हैं, और हमें ये कहा गया है कि अब आप फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हो। तो मुझे बताइए कि इब्तदाई तौर पर जो फैसिलिटीज़ हमें हासिल थी, जो लोग वहाँ से मेरे साथ आए हैं, क्या ये महकमे की कानूनी तौर पर ज़्यादती नहीं है कि वो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बंद कर दे, और हमें अब क्या करना चाहिए? हाँ देखें जी, वैसे तो ये गलत किया है महकमे ने, क्योंकि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एक्ट 1973 के तहत जो है ना ये कॉरपोरेशन बना। अच्छा। और उससे पहले जो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमिन थे वो सिविल सर्वेंट थे, उसकी कैटेगरी में थे। अब जब कॉरपोरेशन में आए तो सिविल सर्वेंट की जो डेफिनेशन से आउट हो गए, अब वो जनाब मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आ गए। लेकिन ये एक असूल है कि जो शख्स जहाँ पे इंडक्शन होगी उसकी जो सर्विस है वो उसकी कंडीशंस जो है उसकी तहत जो है रेगुलेट होगी, जो उसकी पहले कंडीशंस थी, इब्तदाई कंडीशंस थी, ठीक है ना, सर्विस की कंडीशंस थी, रूल्स थे, उसके तहत हाँ उसके तहत रेगुलेट होगी, क्योंकि उसकी इंडक्शन जो उसके तहत हुई थी। फिर यह कि अगर जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर जारी रखी हुई थी, क्योंकि उसको तो भेजा गया ना इधर फेडरल गवर्नमेंट से, इधर भेजा गया कॉरपोरेशन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में, तो वो जो वहाँ से जब इस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में आया है, जो ये ट्रीटमेंट की फैसिलिटी वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो भी XYZ वहाँ ले रहे थे वो कंटिन्यू रहेगी, वो डिसकंटिन्यू नहीं होगी। अलबत्ता ये है कि जो इस कॉरपोरेशन में, क्योंकि ये कॉरपोरेशन बनने के बाद जो है ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बनने के बाद इसकी BOD बनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब जो अपॉइंटमेंट होती है एम्प्लॉइज़ की और ऑफिसर्स की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये खुद मंजूरी देते हैं, तब ये बनती है। तो उनकी इंडक्शन जो है कॉरपोरेशन की होगी, लिहाजा वो तो हो सकते हैं इस हवाले से महरूम, क्योंकि वो कॉरपोरेशन का अब हिस्सा बन गए, हिस्सा नहीं मुलाजिम है बल्कि एक्चुअल बुनियादी मुलाजिम है, तो वो तो महरूम हो सकते हैं, लेकिन वो महरूम नहीं हो सकते जो पहले इनका हिस्सा नहीं थे। सही, ठीक है ना, वो दूसरे फेडरल गवर्नमेंट में इंडक्शन थी, अब यहाँ आकर इनको भेजा गया और यहाँ पर आकर इनकी सर्विसेज जो है वो जम हुई हैं।
इसका मतलब ये है कि उनका जो बुनियादी इदारा था, जो फैसिलिटीज उन्हें वहाँ मुयसर थी, वो कम होने के बावजूद भी ये इदारा पाबंद है कि उन्हें वो फैसिलिटीज दे। अगर फैसिलिटीज नहीं दे रहा तो इसको चैलेंज करें और इंशाल्लाह ताला वो सक्सीड हो गए। ठीक। हाँ, मोहम्मद जवाद का एक क्वेश्चन है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर में ये मुलाजिम है। इनका आपसे पूछना ये है कि हम कुछ लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में निचले दर्जे के मुलाजिमीन हैं, किसी गलती की पादाश में महकमे ने हमारे खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे ये बताया गया है कि चूँकि हमारा कैडर निचले दर्जे मुलाजमीन पर मुश्तमिल है, हमारे खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई प्रोसीड नहीं हो सकती। तो राव इकबाल साहब, आप हमें ये बताइए कि क्या हमारी महकमाना जो इस वक्त इंक्वायरी चल रही है या कार्रवाई चल रही है वो कानूनी एतबार से दुरुस्त है या गलत है? नहीं, कानूनी एतबार से तो दुरुस्त नहीं है, गलत है। क्योंकि ये निचले दर्जे के मुलाजिम हैं, वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं और कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं जैसे कि, तो इनके ऊपर जो इतलाक होता है पाकिस्तान जो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 होता है और इनके खिलाफ उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर उनके खिलाफ इस किस्म की पीड़ा के तहत कार्रवाई की गई है तो उसको चैलेंज करेंगे इस बुनियाद पे कि उनके ऊपर जो एप्लीकेबल जो लॉ है ये वो है स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968। तो एक रॉन्ग लॉ के तहत उनको पेनलाइज किया गया है, तो वो इंशाल्लाह सेटिस्फाइड हो जाएगी। और वो अगर लेबर कोर्ट में जाएं, उनके लिए जो है लेबर कोर्ट प्रॉपर फोरम बनेगा। अगर महकमा उनको कोई सज़ा देगा उसके बाद वो अपील करेंगे, ग्रीवेंस नोटिस देंगे, फिर लेबर कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ जाके ये बता दें कि वो वर्कमैन है, वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उनके ऊपर पाकिस्तान जो है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 का इतलाक होता है, पीडा एक्ट का नहीं होता। इस बुनियाद पर जो है ना वो इंशाल्लाह उनकी सज़ा जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी। जहाँ तक सवालात का ताल्लुक है, उनका सिलसिला तो इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन जहाँ तक मोहब्बत की जिस शाहराह पे हम दोनों गामज़न हैं, उसका सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमान खान हैं। नाज़रीन, बुलंदियों की कोई इंतहा नहीं होती और कार खैर का कोई दूसरा किनारा नहीं होता। हमारी ये सही मुसलसल है, एक जिद्दोजहद है कि हम अपने वतन में रहने वालों को कानूनी तौर पर आगाही देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि किसी भी गलत इक़दाम की सूरत में कानून उनकी हिफाजत के लिए मौजूद है। नाज़रीन, हमारे लिए इंतहाई इफ्तिखार की बात है कि हमारे साथ आगाही प्रोग्राम में कानूनी मुशावरत के लिए मौजूद होते हैं राव मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मारूफ कानूनदान हैं। मुल्तान में बुनियादी तौर पर प्रैक्टिस करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल जो सीट है वहाँ भी अपने मुकदमात की पैरवी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो कानून की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा इदारा है, ये वहाँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से पेश होते हैं। राव मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आइंदा प्रोग्राम्स में हमारे साथ रहेंगे और आप लोगों को कानूनी मुशावरत फराहम करते रहेंगे। अजीज़ अहमद खान आपसे इजाज़त का ख्वाह है। अल्लाह ने के बाद।